हेलो स्टूडेंट, हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल में कुछ जो टॉपिक है वो हम पढ़ाए हुए भी हैं, उसको प्लेलिस्ट में तुम देख लेना। समझे बात? उसके बाद आज अपना टॉपिक क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको शॉर्ट टर्म में हम लोग जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। ये बहुत सारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने में या उसका ट्रेंड निकालने में तुमको क्या करेगा, हेल्प करेगा हर जगह। जैसे कि हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, जैसे एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो ये चार जो हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, इसका जब हम लोग ट्रेंड देखेंगे तो हर जगह ये जेड इफेक्टिव आता है, इस पे डिपेंड करता है। समझे बात? आज हम लोग उसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अच्छे से देखते हैं और इसको कैलकुलेट भी करके बताएंगे तुम लोग को, और बाय कंसेप्ट एंड बाय ट्रिक। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, अच्छा लगे सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखो एक्चुअली ये क्या है, इसका सिंपल डिफिनीशन क्या होता है या आसानी भाषा में हम कैसे समझेंगे इस चीज को। दिस द एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव। ये इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस फिगर में मान लो कि ये Na एटम है, तो Na का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और 3s1। तो टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन कितना होता है? 11 होता है। इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी बता सकते थे कि इतना को Ne लिखते और 3s1। तो ये जो बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, ये इस पे यहां जो ये न्यूक्लियस है जिसमें 11 प्रोटॉन है, उस 11 प्रोटॉन का कितना इफेक्टिवली चार्ज इस पे लग रहा है। तुमको पता है कि प्रोटॉन क्या करेगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, तो कितने इफेक्टिवली से ये जो 11 प्रोटॉन है ये बाहर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच पाता है। समझे बात? इसी को बोलते हैं क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो यहाँ ये जो बाहर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये इससे तो क्या फील करेगा? रिपल्सन फोर्स। इससे भी क्या फील करेगा? रिपल्सन फोर्स, ठीक है। और इससे क्या फील करेगा? न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स। तो देखो यहां गौर से, ये तो हमारा क्या हुआ? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन शॉर्ट टर्म में लिखते हैं। और ये क्या हुआ? अट्रैक्टिव फोर्स। समझे बात? तो कितना इफेक्टिवली ये बाहर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस है अपने तरफ खींच पाता है। तो तुम देखो, जब ये खींचना चालू किया होगा तो ये जो अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? रिपल्सन कॉज करेगा। तो मतलब ये चाह रहा है, ये बोल रहा है कि तुम मेरे पास आओ, और ये जो दूसरे सेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये सब इसको क्या कर रहा है कि तुम भागो यहां से। तो इसी मतलब आपस में जो रिपल्सन होता है, इसके कारण हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना इफेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आने देता है, इधर इधर ले आता है। इसी चीज को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। अच्छा, उसके बाद जो ये देखो गौर से, ये जो रिपल्सन हो रहा है अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन में, अंदर पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन से बाहर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन पे ये जो रिपल्सन फोर्स हो रहा है, इस रिपल्सन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस रिपल्सिव force is known as स्क्रीनिंग। इसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग बोलते हैं। और ये जो इफेक्ट होता है इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझे बात?
और स्क्रीनिंग इफेक्ट को किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको तुम क्या बोलोगे? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्लेटर कांस्टेंट, समझे बात? ये दोनों नाम इसी का होता है, समझे? और किससे लिखा जाता है? सिग्मा से। तो हम लोग यही कैलकुलेशन करते हैं, हम यही कैलकुलेशन करते हैं कि ये जो अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन था ये कितना रिपल्सिव फोर्स मतलब रिपल्सन फोर्स इसको दिया ताकि तुम इसके अंदर मत आओ, समझे बात? तो ये सिग्मा हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद जेड इफेक्टिव निकाल पाते हैं, समझे? अब देखो एक चीज और समझते हैं, इसी कंसेप्ट को हम दूसरे तरह से कैसे समझेंगे। मान लो कि ये प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है? तो प्रियंका चोपड़ा तुम्हारे पास आई, आ गई तुम्हारे पास, मान लो ऐसा हो नहीं सकता है, आ गई तो क्या होगा? उसको देख के भीड़ चारों तरफ से घेर लेगा और तुम यहाँ बैठे हुए, तो तुम चाहे कि हमको भी देखना है, तुम चाहे कि हमको भी देखना है और ये पूरा भीड़ इकट्ठा है, समझे बात? तो ये मान लो न्यूक्लियस है और ये सेल और तुम यहाँ बैठा हुआ, तो तुम जो जाएगा इसके अंदर तो ये जो सेल बना हुआ है तो ये धक्का मुक्की करेगा तुम्हारे साथ, नहीं नहीं हमको देखने दे, तू कहेगा नहीं हमको देखने दे, समझे बात? ये हो गया एक चीज। दूसरा, जहां तुम खड़ा था वहीं एक और बंदा खड़ा हो तो तुम चाहे कि हम देखें, ये चाहे कि हम देखें, तो तुम्हारे पे अपने सेल के इलेक्ट्रॉन से भी रिपल्सन फील करता है। अगर मान लो यहीं पे एक और इलेक्ट्रॉन होता तो वो भी इस पे रिपल्सन देता। तो हर हमेशा याद रखना कि विद इन सेल, सेम सेल में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन कॉज करवाता है और उसके अंदर वाले सेल भी रिपल्सन कॉज करता है, ये दो चीज। लेकिन अगर मान लो कि इससे बाहर कोई सेल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ रहता तो ये इस पे क्या रिपल्सन लगाता? जो काम हो रहा है इसके पीछे हो रहा है, तो इससे बाहर जिस इलेक्ट्रॉन पे हम जेड इफेक्टिव देखेंगे उससे बाहर बैठा हुआ सेल का कोई स्क्रीनिंग कांस्टेंट काउंट नहीं किया जाएगा जब हम लोग जेड इफेक्टिव निकालेंगे, समझे बात? इतना चीज, तो इतना चीज समझ गए हो तो इसको नोट करो, इस कंसेप्ट को समझ लो बढ़िया से, क्योंकि आगे इसका बहुत ही यूज होगा तुम्हारे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने में, एटॉमिक रेडियस, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज निकालने में। तो इसको नोट कर लो। कंसेप्ट इतना ही था कि ये 11 प्रोटॉन का इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, समझे बात? अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिए? देखो आगे हम लोग जेड इफेक्टिव कैसे देते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा। जेड उसमें क्या है? एटॉमिक नंबर है, सबको पता होगा ये चीज। और सिग्मा किसको बोलते हैं? तो सिग्मा का 3 नाम है, या तो उसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, या स्लेटर कांस्टेंट बोल सकते हो, और या शिल्डिंग कांस्टेंट भी उसी को बोलते हैं। तो तुमको 3 में से किसी भी नाम को याद कर लेना है, कोई पूछता थोड़ी है, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? अब देखो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा कैसे कर सकते हैं। कौन दिए थे? स्लेटर दिए थे, इसीलिए स्लेटर रूल से इसको हम लोग समझते हैं, समझे बात? तो इसमें सबसे पहला रूल क्या है? तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे मान लो उसने बोला कि जिंक के s सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट s सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है उस पे हमको क्या करना है ना, जेड इफेक्टिव निकालना है। तो ठीक है, जिंक है तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना? 30, ठीक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है सबको, लिख लेना है इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और पॉली एक्सक्लूजन पॉइंट सबको याद करके, ठीक है? अब देखो ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि सेम सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको एक साथ रखना, यही रूल था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सेम सेल के जो इलेक्ट्रॉन है या सेम सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे कर सकते हैं जिसका n वैल्यू सेम है उसको एक साथ रखेंगे। 3 तरह से इसको समझ सकते हो, जिसका n वैल्यू सेम है उसको उस सबसेल सबको एक साथ रख देंगे। 1s2 अलग, 2s2 2p6 एक साथ, फिर 3s2 3p6 3d10 एक साथ, और सबसे लास्ट में 4s2।
अब हमको ना इस पे S सबसेल या P सबसेल, समझे बात, उस पे इलेक्ट्रॉन निकालना है, सॉरी उसका सिग्मा निकालना है, सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन इन S एंड P सबसेल। यहां से देखो क्या पता चल रहा है, ये तो हमको नोन रहता है हर एक एलिमेंट का, हमको कैलकुलेशन किसका करना है, इसका। तो वही अगर तुमसे पूछे कि सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन इन S एंड P सबसेल, किसी भी एलिमेंट के लिए S और P सबसेल में अगर इलेक्ट्रॉन बैठा है तो उस पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होगा, उसके लिए क्या है ये याद रखना अच्छे से, इस तुमको याद करना ही पड़ेगा। तो दो चार क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा तुम्हारा, इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सबसेल। जैसे देखो यहाँ इसका nth सबसेल ये है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ 2 - 1 करेंगे इनटू कितना हो जाएगा 0.35। अब देखो इसमें क्या बात है कि हम ना इसमें बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन पे क्या किए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना शुरू किए। अब गौर करो कि ये सेम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, तो किसी एक पे इफेक्ट देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हमको जाना है तो हम दूसरे से ना रिपल्सन फील करेंगे, हम पे थोड़ी कोई रिपल्सन है, तो हम इसीलिए क्या करते हैं -1 कर देते हैं, समझे बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सबसेल -1 इनटू 0.35 ये नंबर दिया गया है, तो इसको याद करना पड़ेगा। फिर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल या सबसेल इनटू 0.85 प्लस रेस्ट जितना भी इसके, जैसे यहां देखो n सेल क्या है 4, तो 1 इनटू 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सबसेल, तो n-1 सबसेल कितना है, यहां देखो 3 3 3 यही हुआ ना n-1 सबसेल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना 18, तो 18 इनटू 0.85 प्लस रेस्ट जो है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, रेस्ट जो इधर LHS साइड में है इस सबको क्या करना 1 से मल्टीप्लाई कर देना, समझे बात। तो इतना समझ में आ गया, अगर इतना समझ में आया है इसको नोट करो, इसी पे हम एक क्वेश्चन करके तुमको दिखाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, नोट कर लो, ठीक है। अब देखो देखो हम ना इस पे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 1 इनटू 0.35 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सबसेल इनटू 0.85, तो n-1 सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 6 8 और 10 18 इनटू 0.85 प्लस, अब देखो यहाँ रेस्ट जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, जो इधर है 2 वाला 1 वाला, उसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 2 2 4 6 10, तो 10 इनटू 1, तो ये टोटल क्या है अपना सिग्मा है, मान लो ये x वैल्यू है, समझे बात। तो हमको अगर z इफेक्टिव निकालना है, कैलकुलेट कर लेना, तो 30 माइनस x, तो यही हमारा क्या हो जाएगा z इफेक्टिव, समझे बात, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, तो सिग्मा किसके लिए निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन इन d एंड f सबसेल, ठीक है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए। अब देखो सिग्मा किसके लिए निकालेंगे, d एंड f सेल्स इलेक्ट्रॉन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन d और f सेल में या सबसेल में बैठा हुआ है तो उसके लिए हम सिग्मा निकालेंगे। तो z इफेक्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सबसेल प्रेजेंट इन किसमें d और f में क्या होगा, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सेम सेल का सबसेल एक साथ रख लेना, फिर ये अप्लाई करना, सिग्मा बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n सबसेल -1 इनटू 0.35, सब समझे बात, प्लस लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, समझे, इसमें n-1 करने की जरूरत नहीं है, ये करने के बाद जो n सेल में या n सबसेल में जिसमें तुम इलेक्ट्रॉन
मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे थे, जो कि d और f में, जैसे मान लो तुम बोलेगा 3d में, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा nth सबसेल 3d। अब 3d से आगे आने वाले सबसेल को नहीं देखना है, उससे पीछे वाले सबसेल को देखना है, समझे बात। तो जो भी पीछे बचा है उसको क्या कर देना, लेफ्ट इनटू 1, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, समझे। अब देखो यार, ये होने के बाद अपना तुम z माइनस सिग्मा, उसके बाद जो भी इसमें आएगा उसको निकाल लेना, समझे बात। ये करने के बाद z माइनस सिग्मा यहां से जो आएगा वो रख के हम लोग z इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, तो ये सब हो गया। अगर तुमको लास्ट d और f सबसेल में इलेक्ट्रॉन है तो कैसे निकालेंगे ये जान लिए। अब आगे शॉर्ट हैंड ट्रिक में क्या है कि अगर सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट हो, समझे बात, तो उसके लिए डायरेक्ट z इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, सिग्मा निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ समझ लो फिर से सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए, समझे बात। तो जैसे लिथियम बेरिलियम ऐसे कुछ, ठीक है, समझे। तो उसके लिए z इफेक्टिव क्या होता है 0.65 इनटू n+1, n क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझे बात। जैसे अगर हम लिथियम के लिए निकालें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 1s2 2s1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया ये, समझे बात। तो इसका क्या हो जाएगा z इफेक्टिव 0.65 इनटू 1+1 कितना हो जाएगा 0.65 इनटू 2 कितना हो जाएगा, समझे बात। तो ये क्या है, आसान एक सा मेथड कर सकते हो z इफेक्टिव निकालने का, लेकिन ये किस पे लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकंड पीरियड एलिमेंट। फिर अगर 3d सीरीज एलिमेंट है, अगर उसमें तुमको लास्ट इलेक्ट्रॉन पे या 3d सीरीज के एलिमेंट, सॉरी लास्ट क्या 3d सीरीज के एलिमेंट के लिए तुमको निकालना है, तो तुम क्या करोगे ना, सिंपल z इफेक्टिव बराबर 2.85 प्लस 0.18 इनटू n, n यहां भी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे Zn के लिए पीछे निकाले थे और इससे भी निकाल के देखना तुम लोग, दोनों का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा, समझे बात। और जैसे इसका ट्रेंड क्या होता है, अगर हम ट्रेंड का बात करें z इफेक्टिव का, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा ना, z इफेक्टिव बढ़ते जाता है, तुम देखो गौर से, z इफेक्टिव बढ़ते जाएगा 0.65, n का वैल्यू जैसे यहाँ क्या था 1s2 2s1 लिथियम का, बेरिलियम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 हो जाएगा, तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 2+1 तो 0.65 into 3, तो क्या हुआ वैल्यू बढ़ा। तो जैसे हम किसी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो z इफेक्टिव क्या होता है बढ़ते जाता है, समझे बात, z इफेक्टिव बढ़ते जाता है। z इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, ये सब आगे का बात है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, समझे। z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज कर जाएगा, ये सब आगे देखेंगे हम लोग एटॉमिक रेडियस। तो ये चीज समझ में आया। ऐसा ही यहाँ पे भी z इफेक्टिव केस के लिए 3d सीरीज एलिमेंट के लिए, समझे। तो अगर इतना चीज समझ में आया है तो क्या करना, क्वेश्चन करके देखना, नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे एक सीरीज लेके आएंगे क्वेश्चन वाला अगले दिन, ठीक है। तब तक इस वीडियो को देखो, नोट डाउन करो और चीज को समझो, अपने दिमाग में उसको अच्छे से रिवाइज करके रखो। और लास्ट का भी वीडियो जो प्लेलिस्ट में तुमको मिलेगा हम लिंक दे देंगे, उस प्लेलिस्ट का हर एक वीडियो देख लेना, क्वांटम नंबर का हर एक वीडियो देख लेना, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लास्ट में फिर से बोल रहे हैं, अच्छा लगा हो तो क्या करना, लाइक कर देना, नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर भी कर देना अपने दोस्त को, ठीक है। थैंक यू।